आपको गुप्त काल में कल बताया गया था, जो कल का चैप्टर था, टॉपिक पर जो हम लोगों ने बात किया था वो था नगर एवं व्यापार। और नगर के बारे में बताया गया था कि गुप्त काल में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ था। अब अगला टॉपिक है आपका नगरीय जनसंख्या। अब इतना तो आपको पता है कि नगरीय जनसंख्या कहते किसको है? नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, जिनका जीवन पूर्ण रूप से शहरी व्यवस्था से परिचित होता है, उस प्रकार की जनसंख्या को कहा जाता है नगरीय जनसंख्या। अब हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यानी जो शासक होते थे, शासक मतलब राजा, तो जो राजा होते थे उनका जो महल बनता था, वो महल एक ऐसा महल होता था जो चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से वो किला से, एक बहुत बड़ा किला से क्या होता था, पूरा शहर कवर होता था। ठीक है, किले के बाहर एक नाला बना होता था, यानी अगर आपको किले तक पहुंचना है तो नाला को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। अब फिर नाले को किले के ऊपर, ठीक है, प्रवेश करने के लिए किले में गेट लगे हुए होते थे जो चारों तरफ से लगे होते थे। ठीक है, इस प्रकार से गेट होते थे और इसको सुरक्षा करने के लिए किले के ऊपर सैनिक तैनात रहते थे और गेट की रखवाली करने के लिए भी क्या होते थे, सैनिक तैनात रहते थे, जिससे कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति, ठीक है, या कोई भी दुश्मन हो जो मतलब कि राजा का दूसरे राजा हो जो उन पर हमला करना चाहते हो, वह आसानी से किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से राजा और पूरा किले के अंदर रहने वाले, अब ऐसा है कि किले के अंदर जिन लोगों का घर होता था या जो लोग बसते थे, उनमें राजा का परिवार, राज परिवार और उससे जितने भी मंत्री वगैरह होते थे, उन सबका परिवार वो किलेबंद नगर में ही क्या होता था, उनका मतलब कि आवास होता था। अब खुदाई करना, इसमें अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। यानी जहां पर यह पता चला कि पौराणिक राजा थे, यानी किसी राजा का राज था, अब उन जगहों पर खुदाई करके ये पता करना कि वास्तव में यहाँ प्राचीन काल के कुछ अवशेष है या नहीं है, यह आसान नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि जिन क्षेत्रों में मतलब कि खुदाई करने का कार्य किया गया, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जनसंख्या रहता है। अब जैसे आज भी वहाँ शहर बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, तो गांव को हटाकर या शहर को हटा करके वहाँ खुदाई करना संभव है, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पूरा पाषाण प्राप्त हुए। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इसका उपयोग अमीर लोग किया करते थे। यानी कुछ ऐसे जगह जहां पर खुदाई नहीं किया गया, लेकिन वहां पर भी प्राचीन कालीन कुछ वस्तु प्राप्त हुए और ये इतने बेहतर प्रकार के वस्तु प्राप्त हुए जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि यह वस्तु आम लोगों के प्रयोग का नहीं था, ये खास वर्ग के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। अब इसी बात पर यह तय हुआ कि ये जगह जो है वह किसी मतलब नगर के रूप में बसा रहा होगा और यहाँ पर मतलब कि जो शासक वर्ग रहे होंगे उनका परिवार रहता रहा होगा। क्योंकि आप आम लोगों और खास लोगों, जो स्पेशल लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं में आप देखते हैं अंतर होता है। जो आम लोगों के घरों में वस्तु उपयोग होता है उससे कहीं बेहतर ढंग से बना हुआ वस्तु क्या होता है, जो संप्रभात लोग, संप्रभात मतलब जानते हो, जो पूर्ण रूप से अमीर होते हैं उनके घर में उपयोग होता है। दोनों में अंतर होता है। अब तो ये अंतर बहुत कम हो गया, लेकिन प्राचीन काल में यह अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय लगभग जगहों पर मिट्टी का बर्तन यूज होता था और जो आम लोग होते थे उनके यहाँ मिट्टी का कुछ एकदम मतलब सिंपल प्रकार का बर्तन यूज होता था। और जो खास लोग होते थे, जो शासक वर्ग के लोग होते थे, उनके यहाँ जो मिट्टी का बर्तन उपयोग होता था उस बेहतर प्रकार का मिट्टी का बर्तन उपयोग किया जाता था। अब द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में के छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम साथ ही प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे हैं। यानी कुछ धार्मिक ग्रंथ या प्राचीन कालीन साहित्य प्राप्त हुए। उन साहित्यों के आधार पर इतिहासकारों ने यह तय किया कि नगरों में रहने वाले कुछ खास वर्ग के जो लोग थे उनका नाम दिया गया। जैसे शासक वर्ग के लोग तो रहते थे,
ठीक है। उसके अलावा राजा के मंत्री वगैरह रहते थे। अब उनकी सेवा करने के लिए अन्य प्रकार के लोग, जैसे धोबी जो शासक वर्ग या अन्य लोगों का कपड़ा धोने का काम करता था, उसी प्रकार का बढ़ई जो राजमाल या फर्नीचर बनाने का काम करता था, लोहे से वस्तु बनाने वाले व्यक्ति जिनको लोहार कहा जाता है वो लोग रहते थे, बुनकर जो कपड़े का बुनाई करने का कार्य करते थे, स्वर्णकार जो सोने चांदी के आभूषण बनाते थे। इन लोगों को भी नगरों में मतलब नगरों में रहने का पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया था ताकि ये शासक वर्ग और अन्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान कर सके। लिपि मतलब होता है जिस तरह से हम लोग कोई भाषा लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा लिखने का एक लिपि है रोमन मतलब देवनागरी लिपि। अभी जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रोमन लिपि। तो उस समय क्या था, एक खास वर्ग का लिपि होता था जो आज के हिंदी से क्या था, बिल्कुल अलग था। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपने पढ़ा कि चित्र के माध्यम से, जैसे मान लिया हड़प्पा कालीन सभ्यता में दिया गया, हड़प्पा कालीन सभ्यता में दिया गया कि इस प्रकार से कुछ लिख दिया गया, ठीक है। अब इसको कहा गया कि ये क्या है, चित्र बना हुआ है और इस चित्र के आधार पर आपको ये तय करना है कि कुछ लिखा हुआ, समझ में आता है। तो इसी तरह से एक खास प्रकार के लिपि का विकास हुआ कब, जो गुप्त काल का समय था उस समय। अब आगे वाले टॉपिक में आपको आएगा कि वह लिपि था बढ़ई लिपि और खरोष्ठी लिपि, जो खास प्रकार से ज्यादा क्या हुआ, प्रचलित हुआ और जिन लिपि को पढ़ा भी गया वो क्या लिखा हुआ गया है उसका जो है शब्दार्थ भी निकालने का काम किया गया, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा। अब कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यानी कुछ जगहों पर जो मतलब कि इतिहासकारों ने मतलब पता किया तो उसमें ये पता चला कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पर व्यापारियों का समूह रहता था। समूह जानते हैं, यानी एक अकेला व्यापारी नहीं बल्कि एक साथ कई व्यापारी अपना संघ बना करके दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करने का क्या करते थे, कार्य करते थे। यानी कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संप्रभात लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग भी किया। यानी जो व्यापारियों का समूह था उनका काम यह था, जो शिल्पकार होते थे जो हाथों से वस्तु बनाने का काम करते थे, उन लोगों को वो एडवांस में पैसा देते, उनसे सामान प्राप्त करते और अमीर लोगों को सामान जो है वो क्या करते, पहुंचा देते थे। अब इस प्रकार जो जिस तरह से शहरों में लोगों के द्वारा मांग बढ़ रहा था उस मांग को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। अब है उपमहाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार, ठीक है। उपमहाद्वीप आपको समझ में आता है, पूरा भारतवर्ष जो उस समय भारतवर्ष था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के कुछ हिस्सा, श्रीलंका का कुछ हिस्सा जो शामिल था, उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता था, उपमहाद्वीप। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि भारतीय उस समय के जो व्यापारी थे वो उपमहाद्वीप यानी भारत से बाहर अन्य देशों के साथ भी व्यापार वो करते थे। अब देखिए उपमहाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार, यानी 6ठी ईसा पूर्व में ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था। यानी प्राचीन काल से ही भारत एक ऐसा देश रहा है जो जल मार्ग के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ बेहतर व्यापार को अपनाया, ठीक है। और प्राचीन काल से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि स्थल मार्ग और मतलब जल मार्ग का भारत में क्या जाल बिछा हुआ है। आप पढ़े होंगे प्राचीन काल से कई विदेशी यात्री बौद्ध धर्म का शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या कोई व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे देश से भारत आने शुरू हो गए थे। अब उसके बाद भारतीय व्यापारियों का भी यह मौका मिल गया कि वह दुनिया के अलग देशों के साथ क्या करे, व्यापार करे, क्योंकि जिन जल मार्ग का खोज दूसरे लोगों के द्वारा किया गया उसका फायदा भारतीय व्यापारियों को भी मिलने लगा। अब इनमें आगे तक भूमार्ग और समुद्र तक बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया।
शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वो इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यानी जिस मार्ग से विदेशी व्यापारी या अपने देश के व्यापारी दुनिया के अलग देशों के साथ व्यापार करते थे या जिन बंदरगाहों से होकर समुद्री यात्रा किया जाता था, उन बंदरगाहों पर अलग अलग जो शासक थे वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे ताकि उनको अधिक से अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो सके। जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदरगाह, मान लो मुजफ्फरपुर एक शहर है, अब यहाँ पर एक समुद्र है, तो यहाँ पर बंदरगाह है, तो बंदरगाह से जो सामान उतरेगा या इस बंदरगाह से जो सामान जाएगा, अब उस पर क्या होगा, टैक्स होगा। अब वो टैक्स उसको मिलेगा जिस राजा का उस जगह पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। अब आप में से कितने लोग हैं, आपको बंदरगाह का मतलब कितने लोगों को पता है? बस इतने लोगों को पता है, बाद बाकी लोगों को पता नहीं है। बस पहला बात तो जान जाइए, बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र का वह जगह जहां से समुद्री जहाज सामान लेकर जाता है और जहां पर समुद्री जहाज सामान लेकर आता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जहाँ पे बस रुकता है उसको हम बस स्टैंड कहते हैं, जहाँ ट्रेन रुकता है उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं या रेलवे स्टेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ से एरोप्लेन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। उसी प्रकार से जहाँ से समुद्री जहाज खुलता हो या जहाँ पर आकर रुकता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पोर्ट। ठीक है, या हार्बर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभी भारत में कई छोटे और बड़े बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह आज नहीं है, ये बंदरगाह प्राचीन काल से ही भारत में क्या है, मौजूद रहे हैं, और खास करके दक्षिण भारत में जहाँ पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है और वहाँ पर अलग अलग राजाओं का नियंत्रण रहा। बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इतिहास में कई युद्ध भी हुए, कई राजाओं ने युद्ध भी लड़ा, क्योंकि बंदरगाह जो था राजा के लिए आय का यानी राजस्व प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण जगह होता था, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी यानी बहुत अमीर व्यापारी दुनिया के अलग अलग देशों से सामान लेके आते। ऐसे राजा को अधिक से अधिक मात्रा में धन की क्या होती, प्राप्ति हो जाती थी। अब इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, ठीक है, तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। यानी प्राचीन काल में जो व्यापार किया जाता था, तो आप इतना तो समझ जाइए कि प्राचीन काल में परिवहन का उतना बेहतर साधन उपलब्ध नहीं था जितना बेहतर साधन अभी उपलब्ध है। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राचीन काल में दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार किस प्रकार संपन्न किया जाता था, तो सिंपल बात आपको यह आएगा कि उस समय परिवहन का बेहतर साधन नहीं था। ठीक है, परिवहन के रूप में लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बैलगाड़ी का ज्यादा प्रयोग होता था। उसके बाद खच्चर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गधा कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा उस पर सामान लाद कर दूर दराज के क्षेत्रों को ले जाया जाता था। जो अमीर व्यापारी होते थे, जो व्यापारियों का बड़ा संघ होता था, ठीक है, उन लोगों के पास घोड़ा होता था, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज चलने वाला एक पशु है। अब उसके द्वारा, घोड़े के द्वारा वो अपने वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने का काम करते थे। इस प्रकार से प्राचीन काल में व्यापार क्या होता था, पूरा किया जाता था।